हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो जैसा कि मैंने आपको वेक्टर की एक केबीपी दी थी, और जो है आई होप आपने उसके क्वेश्चन जरूर ट्राई किए होंगे। नहीं ट्राई किया है अगर सपोज किसी बच्चे ने, ठीक है, तो भैया ये रही, मैं उसका वीडियो डिस्कशन अपलोड कर रहा हूं। आप एक स्लाइड पे जाके, हर एक स्लाइड पे जाके प्लीज क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लीजिएगा। देखो, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका आगे बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत छोटे 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 जो कंसेप्ट हैं वो सारे आगे इस्तेमाल होंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे जो हैं अपने वेक्टर के कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से सीख लें, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन अप्लाई करना सीख लें, ठीक है। ये मैं केपीपी का डिस्कशन अब यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं। कोई बच्चा चाहे तो पूरे लेक्चर को चाहे तो देख सकता है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं इसमें कोई मना नहीं करूंगा, क्योंकि वेक्टर आप जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। और नहीं तो अगर आपने केपीपी सॉल्व की है तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन में जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आपका समय ज्यादा ना जाए। पहला क्वेश्चन, उसने ऐसा बोला है, ए ब्लॉक है, ठीक है भाई साहब, इज अप्लाइड टू फोर्सेस ऑफ, ठीक है, ब्लॉक इज अप्लाइड टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ईच। अच्छा, बेसिकली थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी है। ब्लॉक थोड़ी ना फोर्स लगाता है यार, ब्लॉक इज अप्लाइड, ठीक है। या तो लिखना चाहिए ब्लॉक पर, ब्लॉक इज अप्लाइड बाई टू फोर्सेस, ब्लॉक पर दो फोर्सेस लगाए गए हैं। बाई भी नहीं, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है अपना, ठीक है। उसने बोला दो फोर्स है, ठीक है सर, दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन ईच। वन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब अगर मैं बोलूं सर इधर होता है ईस्ट और इधर होता है नॉर्थ, ये नॉर्थ का मतलब ऊपर नहीं है भाई, ऊपर नहीं है, इस तरफ है, इधर ईस्ट इधर नॉर्थ। अब मैं इसमें कैसे बना के दिखाऊं, है ना, मैं ऊपर से देख रहा हूं, इसलिए ऊपर से देख रहा हूं, ईस्ट इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, ठीक, ठीक है सर जी। उसने बोला भाई साहब जो है एक फोर्स किस तरफ लग रहा है, बोले सर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं मेरे भाई कि सर ईस्ट की तरफ एक फोर्स लग रहा है, मतलब आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ऐसे। बोले कितना लग रहा है, बोले सर ये लग रहा है सर 5 न्यूटन का। तो मैंने दिखा दिया इसको 5 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है भाई साहब, ठीक है सर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बोले सर इसके बाद और क्या बोला उसने, एंड द अदर एक्टिंग अलोंग द 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कह रहा भैया अगला जो है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब दूसरा फोर्स जो लग रहा है मेरे भाई वो कुछ ऐसे लग रहा है, और ये वाला जो एंगल है कितना है 60 डिग्री है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है। तो सीधा बोलेगा सर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैंने कहा रिजल्टेंट हो जाएगा भैया, दो वेक्टर है 60 डिग्री पर है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। जब आप लगाते हो तो आपको याद होगा अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 60 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है। अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है √2 टाइम्स होता है। 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उतना ही आता था। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसा है, बड़ा ही तबाही मचाने वाला सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। आसान तो नहीं है, इसकी लैंग्वेज इतनी छोटी है कि लगता है कि आसान है। आप इसको एडवांस टाइप का सवाल बोल सकते हो, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए मैथ्स काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड इसमें हमें फेस करनी पड़ती है। तो आइए चलो इस सवाल को देखते हैं। मजेदार सवाल है, पूरी केपीपी में ये क्वेश्चन आई होप हर बच्चे का डाउट होगा, है ना। चल शुरू करते हैं। उसने बोला यार रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, ठीक है भाई साहब। इसका मतलब पहले कभी कभी ऐसा सवाल आए ना तो तरीका ये होता है कि जो लाइन आपने पढ़ी उससे जो मतलब निकला वो मतलब तो निकाल के लिखते हो वहां पर। जैसे पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या सर r² बराबर हो जाएगा p² + q² + 2pq cos थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। अब उसने बोला है इफ क्यू इज डबल, क्यू को दुगना कर दिया हमने, क्यू को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। भाई अगर क्यू को दुगना कर दिया तो क्या हो गया, एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। पहले क्या थी कहानी, मान लो पी इधर है और क्यू इस तरफ है, और ये एंगल कितना था, थीटा था, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। अब उसने क्या कर दिया, क्यू को डबल कर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं इस फॉर्मूला में क्यू को डबल कर दूंगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा। तो इसका मतलब अब उसने क्या बोला है, देन इफ क्यू इज डबल आर इज डबल, मतलब ये आर बन गया तुम्हारा 2r, रिजल्टेंट ऑफ 2r बन गया, बराबर p², आपने क्यू को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, प्लस 2p, क्यू की जगह क्या लिखोगे, 2q लिखोगे, इंटू कॉस थीटा। मतलब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो ये आ जाएगा 4r² बराबर p² + 4q² + 4pq cos थीटा। ये हमारी एक इक्वेशन दूसरी लाइन से आ गई, ये इक्वेशन हमारी पहली लाइन से आ गई, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला अगर हमने क्यू को रिवर्स किया, इफ क्यू इज रिवर्स, मतलब जो पहले उधर था ना, पहले पी इधर था और क्यू इधर था, हाँ सर जी, ये एंगल थीटा था,
बोले ठीक है। तो उसने बोला क्यू को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब इधर ले गए हम क्यू को। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ, और बताओ क्या कहना चाह रहे हो। देन आर फिर से डबल हो गया, आर इज अगेन डबल। भाई साहब फिर से आर डबल हो गया, तो कोई बात नहीं, हम तो भैया चीजें लगा देंगे, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे लगा देंगे। क्या बोले सर अब आर डबल हो गया तो रिजल्टेंट कितना हो गया, बोले 2r का स्क्वायर बराबर। अब p को इसने किसको उल्टा किया, चेक करके देखो, q को रिवर्स किया है। तो p और q के बीच का एंगल अगर थीटा था तो अब 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, सर रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर सब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos 180 माइनस थीटा। मतलब बिल्कुल सही बात है। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, सर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। चेक करके देख ले, बस q को रिवर्स किया था। ये आगे तेरी तीसरी इक्वेशन, ये आगे तेरी क्या मेरे भाई, तीसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझो। उसने पूछा हमें बताओ p/q/r, हमें रेशियो बताओ। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं तो मुझे उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं बोलूं x प्लस वाई बराबर 10, तो x और y की वैल्यू बताओ, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 20, तो फिर x और y की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन अगर आपके सामने होगी, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है सर जी। अगर तीन वेरिएबल आपके पास है, तीन अननोन आपके पास है, तो इसका मतलब उसको सॉल्व करने के लिए आपको तीन इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बोले ठीक है सर जी, ओके। अगर चार वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको चार इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखना हमेशा, ये तरीका है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब हमें कौन किस किस चीज की वैल्यू नहीं पता, तो आप बोलोगे सर ना तो p पता, ना q पता, ना r पता, और ना cos थीटा पता। चारों वेरिएबल हैं, चारों में से कुछ नहीं पता हमको। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन कितनी है, तीन। तो चार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मैं सॉरी, चार वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे पास चार इक्वेशन नहीं है, हमारे पास तो केवल तीन इक्वेशन है। इसका मतलब हम यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भले ही ना निकाल पाए, लेकिन रेशियो निकल जाएगा, हमारा रेशियो तो निकल जाता है ऐसे केसेस में। अरे बात समझ में कि भाई एक को हम लोग x मान के बाकी को उसके टर्म में लिख के रेशियो तो हम लोग निकाल देंगे। सर रेशियो कैसे निकलेगा, मैंने कहा उसके लिए आपको इसको पूरे को तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो खुद में एक मैथ्स है, खुद में एक जो है बेसिक मैथ्स कह ले या गुणा भाग की मैथ्स कह ले, जिसमें आपको खूब कालाकारी करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को घिसना पड़ेगा। तो यहां पे आपकी फिजिक्स खत्म होती है। इसके बाद आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये सर सॉल्व कैसे होंगी तीनों इक्वेशन, तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। पहली बात तो कोशिश करो खुद से, और मुझे पूरा भरोसा है कि 99% बच्चे खुद से शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने आपके लिए यहां पे सॉल्व करके रख दिया है बढ़िया तरीके से, ताकि हमारी क्लास का समय बचे। सब कुछ चमचमाता मैंने लिख दिया है। ये हमारी तीन इक्वेशन बनी, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, बाद में समझ लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके। फिर मैंने दूसरी में से पहले को माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस करोगे, 4r में से एक r स्क्वायर गया, 3r स्क्वायर बचा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4q में से q स्क्वायर गया, 3q स्क्वायर बता, 4pq cos थीटा में से 2pq cos थीटा, ये आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फिर मैंने पहली और तीसरी को जोड़ दिया, इसको जोड़ा, तो 4 और 1 5 बन जाएगा। pp 2p q स्क्वायर 2q स्क्वायर, और ये 2pq cos थीटा माइनस 2p cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। फिर तीसरी को चौथी को मैंने जोड़ दिया, ये तीसरा है और ये चौथा है। जैसे आप इसको जोड़ोगे 4 और 3 7 आ जाएगा। ठीक है सर जी, पी स्क्वायर और तीसरा और चौथा पी स्क्वायर। ठीक है, और आराम से चलते हैं भाई साहब। हाँ, पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्यू स्क्वायर और 3q स्क्वायर 4q स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 2pq cos थीटा प्लस 2p cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 + 4 आ गया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया। फिर मैंने 5 और 6 को इक्वेशन को सॉल्व किया, 5 और 6 को। ठीक है, ठीक है सर जी, 5 और 6 को सॉल्व किया। वो 5 और 6 को कैसे सॉल्व किया, मैंने कहा भैया कहां गए 5 5 5 कहां गए, ये 5 ये 6, इनको सॉल्व किया मैंने। तो 2 से मल्टीप्लाई करके q भगा दिया यहां से। ठीक है, सॉल्व करा तो r और p दोनों बराबर आ गए। तो मैंने मान लिया कि r और p दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड वाइज, उसको x मान लिया। ठीक है सर, और इक्वेशन नंबर 6 में r और p दोनों बराबर कर दिया। तो देख, ये 7r स्क्वायर है, p की जगह r रख दिया, तो ये इधर जाएगा। 7r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया 6r स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर। इससे काटा पीटी करी, फिर अंडर रूट लिया, q की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब सुनो, अब q की वैल्यू आ गई, तो मान लो r की वैल्यू x है, तो p की वैल्यू भी x हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो r की वैल्यू x पुट करेगा तो q की वैल्यू √3/2x आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, p/q/r। मैंने चुपचाप वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू x, q की वैल्यू जो आई, r की वैल्यू जो आई, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो √2/√3/√2 आपका आंसर आ गया।
मैं मानता हूं ये समझने की कोशिश करोगे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, लेकिन लेकिन इसको सॉल्व करना है तो आपका दिमाग, अगर आप खुद से सॉल्व करो तो आपका दिमाग घिसेगा, घिसेगा तो अच्छा लगेगा आपको। कोशिश करो खुद से करने की, हो सकता है कि आप इससे बेटर तरीके से कर पाओ। जब मैंने देखा तो मुझे जो ठीक लगा कुटर पुटर करता चला गया मैं जल्दी जल्दी, अच्छा इसको इसमें कर देता हूं, इसको इसमें कर देता हूं, इसको इसमें कर देता हूं, ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। हो सकता है आप मुझसे बेटर तरीके से कर ले, क्योंकि क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। अगर आपसे ना हो तो आप ये सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यहां से। नेक्स्ट अगला पार्ट, उसने बोला टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली शो इन द डायग्राम, फाइंड द नेट फोर्स इन मिली न्यूटन। याद रखना मिली न्यूटन का मतलब क्या है, बोले सर 10⁻³ ठीक है, ओके। अब यहां पे डाइन डाइन दे दिया उसने। अब सवाल को समझने की कोशिश करो, इसने बोला दो फोर्स है। अब यार ये क्या है, 1 मिली न्यूटन है, इसको अच्छे से लिखो यार, 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। लेकिन चेक करो वो नेट फोर्स मिली न्यूटन में जानना चाह रहा है, तो ठीक है हम मिली में खेल लेते हैं भाई। तो पहले तो ये बताओ 100 डायन किसके बराबर होगी। सर एक डायन बराबर होती है 10⁻⁻5 न्यूटन। मैंने कहा ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ये -5 ये 2, तो ये आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। मैंने कहा ठीक है, तो सर यहां से एक फोर्स तो लग रहा है इस तरफ। अब यार ये भी तो मिली न्यूटन हो गया, ये भी मिली न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मिली न्यूटन है, ये भी मिली न्यूटन है। मिली न्यूटन का मतलब समझ रहा है, मान लीजिए एफ है थोड़ी देर के लिए, तो भैया ये भी एफ है, तो हमको पता चल गया ये भी एफ है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। मिली न्यूटन मतलब 10⁻³ न्यूटन। तो आप बोलोगे सर एक फोर्स अगर हमारा इधर एफ है तो दूसरा फोर्स हमारा इस तरफ है, इस तरफ है का मतलब, बोले सर अगर मैं यहां पे एक ऐसी लाइन खींच देता हूं तो आप बोलेंगे यहां पर, बोले सर जी अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं तो आप यहां पर बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर इस तरफ इस तरफ इस तरफ एक फोर्स आपका ये एफ है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो बोले सर एंगल कितना होगा, मैंने कहा यार ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। एफ और एफ के बीच का रिजल्टेंट जो है हम यहां से बोल सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ये एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट विल बी एफ। एफ का मतलब कितना हो जाएगा सर, एफ का मतलब हो जाएगा सर 1 मिली न्यूटन हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1 मिली न्यूटन। खत्म सवाल, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्स ऑफ वेक्टर इतना इतना एक्स सो दैट रिजल्टेंट इज इतना। भैया लगा दो चुपचाप, रिजल्टेंट कितना कह रहा है, बोले सर √10f कह रहा है, ठीक है सर। रिजल्टेंट क्या होता है सर, आर बराबर होता है √a² प्लस b² √2f का स्क्वायर 2f² हो जाएगा, प्लस 2a b, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक, बस लगा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ये आ जाएगा 10f² बराबर 4f² प्लस 2f² प्लस 2 दूनी 4 4√2f² कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। f² कैंसिल, 4 2 6 इधर लेके आ जाओ, 4 बराबर 4√2 कॉस थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट, कॉस थीटा बराबर 1/√2, थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। आंसर मैच कराते चलना अपने, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट व्हेन दे आर ऑर्थोगोनली टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऐसे सवाल हम लोगों ने क्लास में भी देखे हैं। उसने बोला भैया अब कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है, बोले a+ भी होता है, मिनिमम कितना होता है, बोले a- भी होता है। तो मैक्सिमम कितना दे दिया 35, मिनिमम कितना दे दिया 5, दोनों को सॉल्व करो, धाड़ धाड़ कैंसिल आउट, 2a बराबर कितना हो जाएगा 40, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 20, a की वैल्यू 20 पुट करके, जैसे 20 पुट करोगे तो भैया b कितना आ जाएगा 15, ये आ गया 20 आ गया। उसने बोला कि अब हमको बताओ जब a और b दोनों ऑर्थोगोनली होंगे, ऑर्थोगोनली का मतलब हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जी आंसर आ जाएगा √a² प्लस b²। a² का मतलब कितना हो गया, बोले सर 20 का स्क्वायर, और इसका मतलब कितना हो गया, बोले 15 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा सर, ये निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसने बोला 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 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 एक्टिंग एट ए क्यूब अलोंग द 3 साइड एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीस फोर्सेस। देखो ध्यान से समझो, मैं एफ नेट डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, एफ नेट एक ही लाइन में कैसे लिख सकता हूं, बोले 3 फोर्स लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, एक लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है भाई साहब, एक क्या लग रहा है मेरे भाई 2 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप क्या लिखोगे 2 i के, ठीक है।
एक लग रहा है 3 न्यूटन किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, चेक है। एक लग रहा है 6 न्यूटन किधर, बाहर की तरफ। खत्म हो गया। बाहर मतलब जेड एक्सिस। कोई कहे नहीं नहीं यार इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड लिख ले। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप सर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बोले ये कितना होता है, बोले 6 छंग 36, 36 4 40, 40 9 49, अंडर रूट 7। अगर आपसे आईकेप जेकेप में पूछे तो ये आंसर, अगर आपसे वैसे पूछे तो ये आंसर। नेक्स्ट अगला, इज द टू फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। भाई दो फोर्स हैं, अगर अपोजिट दिशा में लगेंगे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब वो एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब एक तरीके कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब मान ले एक फोर्स ए है और दूसरा फोर्स बी है, तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे तो उनके बीच का रिजल्टेंट आ गया 10। अपोजिट लगेंगे तो क्या आ गया, ए माइनस बी हो गया। सेम दिशा में क्या होता है, ए प्लस बी हो जाता है। किसी एंगल पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट करते थे। ठीक, इफ दे एक्ट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है भाई साहब, राइट एंगल टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया, अब उनका रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, देन रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 50। ले 50 आ गया। फाइंड द टू फोर्सेस। हो गया सवाल। ऐसे कैसे हो गया सवाल, हो तो गया। अब इसको सॉल्व करना है, फिजिक्स आपकी यहीं खत्म हो गई है भाई। ये वो बता, वेरिएबल दो है ना, ए और बी, हाँ सर, और इक्वेशन भी दो है, हाँ सर, तो बस हो गया ना, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अब इसके बाद की मैथ्स है, आज मैथ्स में सॉल्व करा देता हूं। एक काम कर, इसका स्क्वायर कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2500। ठीक है, ये चल रहा है, हाँ सर जी ये चल रहा है। एक काम कर, इसका भी स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है आप मुझसे बेटर तरीके से कर सको, ठीक है, मैं इस टाइम किस स्टेट ऑफ माइंड में हूं, ठीक है, या आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उससे पता चलेगा कि आप जो है कौन सा रास्ता अपना रहे हो दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है आप और अच्छे से करो, मुझे तो ऐसे ही ठीक लग रहा है, इसका स्क्वायर करते हैं आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 100 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। चेक कर ले भाई साहब, ठीक है, किसके बराबर है मेरे भाई, बोले सर ये तो 2500 के बराबर। सही जा रहा है ना, सही जा रहा है ना, सही जा रहा है, 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 हाँ सर जी सही जा रहा है, ओके ठीक है। अच्छा एक मिनट और, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेटिंग से। लेकिन अगर सपोज सवाल इंटीजर टाइप का आ गया, ठीक है, तो फिर इसको तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर जी, तो हम क्या लिखेंगे भाई, वैसे तो फील आ रही है, देख 30-40 की देखते ही फील आ गई। ठीक है, कैसे फील आ गई, ठीक है, मैंने कहा एक तो ये बी है 30 और ये है 40। बोले कैसे फील आ गई, वो 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 40 में से 30 जाता है तो 10 आता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। सर क्यों, आप ऐसा क्यों चाह रहे हो, मैंने क्या पता यार, यहाँ 10 की जगह 50, यहाँ 10 की जगह 20 कर दे, और यहाँ 50 की जगह 80 कर दे। ठीक है, ना मिल गया 30 40 50 का सेट नहीं मिल रहा, फिर तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, तो वो सीख लो एक बार। ठीक है सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2500 मैंने रख दी यहां पर, प्लस 2ab। ठीक है सर जी, ये किसके बराबर आ गया भाई साहब, 100 के बराबर आ गया। सही जा रहे हैं हम लोग, हाँ सर सही जा रहे हैं, यहाँ प्लस नहीं होगा, बस ये माइनस होगा, बाकी सब ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा सर, -2ab, -2ab। ठीक है सर, अब देखो ये उधर गया ये इधर गया, तो ab बराबर आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400 बटे 2 बराबर 1200। ठीक है, ये इधर आ गया 2500 में से 100 गया 2400, 2ab बराबर 2400, तो ab बराबर 1200। अब मैं कैसे सॉल्व करूं भाई साहब इसको, मैंने कहा एक काम कर, यहां से तू लिख सकता है b बराबर आ जाएगा 1200 बटे a। सर ये सब क्यों कर रहे हो आप, मैंने कहा ये इसलिए कर रहा हूं, मान ले डेटा कुछ और होता, हमको 30 न्यूटन 40 न्यूटन दिख गया सवाल, वो अलग बात है, हमें इसके लिए भी तैयार रहना है कि मान ले डेटा कुछ और है, मान ले दे रखा है 25 और ये दे रखा है 36 कर। ठीक है, तो दिक्कत आएगी ना फिर। ठीक है सर, ओके, तो आप क्या करें, मैंने कहा अब कुछ नहीं, बी की वैल्यू उठा के इसमें पटक दें, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी बराबर 10, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दोस्त, 1200 बटे a, 1200 बटे a बराबर 10, स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर माइनस 10a, मैंने कहा ठीक है भैया, माइनस 1200 बराबर 0। अब बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 30a माइनस 1200 बराबर 0, यह आ जाएगा a माइनस 40 a प्लस 30 बराबर 0। अब सही जा रहे हैं ना, ठीक है सर जी, a की वैल्यू आ गई 40, a 40 आ गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 30। बट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी मिला है जब आपको डेटा का बेनिफिट मिला है तभी। अगर कोई बच्चा इस सवाल को ये देख के खुश हो जा रहा है, अरे सर ए का इसका मतलब इसका 50 है, हाँ तो 30-40 का फील आ रही है, यहां से भी 40 माइनस 30 बराबर 10 आ गया, मस्त टिक आगे बढ़ गए, तो मैं बोलूंगा अभी वो तैयार नहीं हुआ है पूरे तरीके से, क्योंकि डेटा आसान है तो आपने जल्दी कर लिया,
मान ले डेटा कुछ खतरनाक दे दिया था, तो फिर आपको ये रास्ता अपनाना पड़ता जो हमने यहां पे किया है। ठीक है, वो ठीक है कि डाटा का बेनिफिट तो उठा लेगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर हो जाए, लेकिन आपको अभी सीखना है, लर्निंग स्टेज में हो अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस सवाल में आप लोगों को जरूर डाउट आया होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है जो पहली बार में बच्चों से नहीं होता है, और अगर गलत रास्ते पे चले गए तो ये सवाल फंस जाता है। जैसे पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उस तरह से जिस तरीके से आपने सोचा होगा। ठीक है, आपने सोचा होगा सर जी देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हाँ हैज द मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 20 न्यूटन है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3 makes an angle of 30 degree with the resultant, then what is the magnitude of the other force? काफी बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा, बोले भैया देखो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, बोले 20 है, तो हमें पता था सर जी आर बराबर क्या होता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सर ये होता है सर जी। अच्छा ठीक है, यहां पे तो आर स्क्वायर अंडर रूट आता था, अंडर रूट हटाओ तो आर स्क्वायर होता था, है ना। हाँ सर, तो रिजल्टेंट कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 20√3। मैंने कहा ठीक है, बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है सर जी, प्लस 2a की वैल्यू कितनी है भाई साहब 20√3। मैंने कहा ठीक है, इंटू बी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब सर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसके बाद आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर में क्वाड्रेटिक बनेगी और वहां से सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। क्लियर है? कितने बच्चों ने ऐसा सोचा, वो अभी स्क्रीन को पॉज करें और नीचे बोलेंगे हाँ सर मैंने ऐसे सोचा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। बोले सर क्यों गलत है? मैंने कहा भाई गलत इसलिए है कि अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हाँ सर जी, तो ए और बी का रिजल्टेंट ये हरा वाला वेक्टर आएगा, ये हरा वाला वेक्टर आएगा। ठीक है सर जी, ए और बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हरा वाला वेक्टर आएगा, ये वाला। बोले ठीक है सर जी। तो भाई साहब सवाल में इन ए और बी के बीच का एंगल इसको थीटा बोलते हैं, तो थीटा 30 नहीं दे रखा है, उसने ये बोला है कि वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3। मान ले ए का मैग्नीट्यूड 20√3 है सपोज, ठीक है, सी का मैं सी बोल या आर बोल देते हैं इसको, रिजल्टेंट को आर बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये वेक्टर आर हो गया, और आर का रिजल्टेंट, आर का मैग्नीट्यूड कितना है 20 है। उनका ठीक है, ठीक। तो इसने बोला है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। आप ऐसा समझो, एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 20√3 है, दोनों में से एक फोर्स ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 20√3 है, सपोज वो ए है, तो उसने मेक्स मतलब बनाया एंगल 60 डिग्री विद द रिजल्टेंट। मतलब ए ने रिजल्टेंट के साथ 30 डिग्री, ए ने रिजल्टेंट के साथ बनाया 30 डिग्री एंगल। मतलब ये वाला जो एंगल जिसको अल्फा बोला करते थे ना, वो 30 डिग्री है। आगे बात समझ में? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद फिर समझदार बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बोले क्या किया होगा उन्होंने? मैंने कहा उन्होंने कुछ ऐसे सॉल्व किया होगा। बोले सर ए दे दिया, बी दे दिया, सर ये अल्फा दे रखा है, तो पहले तो हम ये क्वेश्चन लिख देंगे, सर ए रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, प्लस बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड पता नहीं, प्लस 2a बी कॉस थीटा। मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है सर। और अब इसका फायदा भी उठाना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का उठाएंगे तो हम लिखेंगे tan 30 बराबर, याद करो tan अल्फा बराबर क्या लिखा करते थे सर, बी साइन थीटा बटे जिसके साथ एंगल वो नीचे आता था a प्लस बी कॉस थीटा। हाँ सर याद आ रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा tan 30 बराबर आ जाएगा 1/√3 होता है, बराबर निकल के आ जाएगा मेरे भाई b साइन थीटा बटे ए की वैल्यू कितनी है 20√3 प्लस बी कॉस थीटा, प्लस बी कॉस थीटा। अब सर दो इक्वेशन, दो अननोन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, अब इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये कहना आसान है, आप इसको करने की कोशिश करना। ये दोनों को जब सॉल्व करोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे तो लगेगी लंका, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा आपको। इट इज वेरी मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉल्व डिफिकल्ट। चेक करके देखना, अगर आपके पास समय तो सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। वो दिक्कत आएगी, या तो तुमको इसको देख, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले आ, या तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मैं तरीका बताता हूं कैसे करोगे। अगर करना ही है किसी को, इसको इधर लेके आ जाओ, उसको इधर लेके चले जाओ। कुछ बच्चे तो सॉल्व कर रहे होंगे, उलझ गए होंगे, साइन थीटा कोस थीटा में उलझ गए होंगे,
क्वाड्रेटिक भी नहीं बन पा रही होगी उनकी। ठीक है यार, ये तो बड़ा बेकार सवाल दे दिया सबने यार। सवाल बेकार नहीं है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, सोच समझ के दिया मैंने। ठीक है, तो अब अगर उन बच्चों को चलो हिंट दे देता हूं जो जिद्दी हैं, जो लड़ पड़े, एग्जाम में नहीं लड़ना बेटा, एग्जाम टाइम में नहीं लड़ना, लेकिन अब अगर कोई लड़ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो एक काम करना, इसको इधर, इसको इधर, इसका स्क्वायर कर देना, यहां साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देना। ठीक है, ठीक है सर, और उसको कुटर पुटर कर लेना जो भी आएगा। ठीक, अब यहां पर जो भी आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी कॉस थीटा की, आप सब दिख रहा है यार, देख √3 इधर जाएगा, साइन स्क्वायर, जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये टर्म इधर, ये टर्म इधर, ये b√3 साइन थीटा बराबर 20√3 प्लस b कॉस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर देना। तो जैसे स्क्वायर करेगा यहां पर कुछ ना कुछ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेगा, तो कुछ ना कुछ तेरे को हेल्प मिलेगी, फिर तेरी दो इक्वेशन जो है बन जाएंगी बी में और कॉस थीटा में। अगर वो सॉल्व हो पाई तो हो पाई, या ना हो पाई तो मुझे कुछ मत कहना भाई। ठीक है, तो तू जान भाई साहब। तो सर ये क्या बात होगी सर, सवाल तो बताओ कैसे होगा। मतलब बताते हैं ना, ये तरीका है बहुत ही घटिया तरीका, इस सवाल में ये फंस जाता है। ठीक है सर, हमको कैसे पता चलेगा, इसीलिए तो मैं सवाल दे रहा हूं। इस सवाल का है एक बड़ा ही प्यारा सा सॉल्यूशन, समझने की कोशिश करना। बोले क्या, मैंने कहा भाई साहब मैं इस सबको मिटा देता हूं, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन है, इस तरीके से करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है सर जी, ओके, फिर कैसे करना है सवाल को। मैंने कहा सवाल को ऐसे करना है, देख मान ले ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या ये वाला वेक्टर आर हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। आर और ए के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बता, क्या मैं ये लिख दूं यहां पर a प्लस बी बराबर आर, ट्रायंगल लॉ से a में b जोड़ा तो r मिला? बोला हाँ सर जी r मिला। मैंने कहा अगर मैं, ध्यान से सुनना, a को उधर लेके चला जाऊं तो क्या b बराबर वेक्टर r माइनस वेक्टर a हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। मैंने कहा अब तू सोच, क्या तेरे को r का मैग्नीट्यूड दे रखा है? हाँ सर दे रखा है 20। क्या तुझे a का मैग्नीट्यूड दे रखा है? बोले हाँ दे रखा है। कितना? 20√3। क्या तुझे r और a के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री? सर एंगल भी दे रखा है। तो भाई अगर मैं तुझसे बोलूं तुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, और दोनों के बीच का एंगल भी दे दिया, तो क्या तू उन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। क्या उन दोनों का सब्सट्रैक्शन नहीं निकाल सकता? हाँ निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट पे क्या आता था? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो सब्सट्रैक्शन में क्या आता था? a² + b² - 2ab cos थीटा। बस खत्म सवाल, बस गेम ये पलट गया। आपको यहां पे चीज समझना पड़ेगा कि सर आर और ए, मतलब समझ रहे हो ना, इन आर में से ए घटा रहे। अब हमारे लिए ये हो गया पूरी कहानी, हमें आर और ए के साथ खेलना है। जैसे पहले ए में से बी घटाते, जैसे पी में से क्यू घटाते थे, आप ऐसे समझो। मैं आपसे बोलूं भाई साहब वेक्टर पी में से वेक्टर क्यू घटाया तो वेक्टर आर आया, ठीक, तो मैं लिख सकता हूं ना कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोले सर वो हो जाएगा पी क्यू, यार ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, पर एस लिख दे यार यहां पर, ठीक है, पी क्यू बराबर एस आया मान ले, ठीक है, पी माइनस क्यू बराबर एस है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना एस बराबर p² + q² माइनस p2pq cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूं ना? हाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप इस आर को और ए को देखो। आप पहले क्या था वो मत देखो, आप इसके बाद सोचो, इसके बाद सोचो। हमें आर में से ए घटाना है, वेक्टर आर में से वेक्टर ए घटाना है, और उसका मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड? आप सीधा बोलोगे सर वेक्टर आर में से वेक्टर ए घटाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? बोले सर इसका मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे √ सर a² + b² माइनस 2a, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इंटू cos थीटा। हो गया। तो ये इस सवाल की खासियत है कि एकदम हम निकल के यहां से सॉल्व हो गया। देख तेरा आर कितना दे रखा है उसने, बोले रिजल्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोले 20। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है मैग्नीट्यूड में? बोले 20√3। वैल्यू पुट करो, r² 400, a² 400 1200 माइनस 2 गुणे में आर की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 20√3, cos थीटा √3/2। क्यों? इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, वो एंगल कितना है मेरे भाई? वो 30 डिग्री है। खत्म का √ आओ सॉल्व करते हैं। 1600, अब देख ये 2 से ये 2 मार दिया, 400 × 3 1200, ये माइनस 1200 से 1200 कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर लेना, 400 बचा, बाहर निकलेगा तो आंसर इज 20। एक लाइन में आंसर आ जाएगा यहां से। आप समझ रहे हो? वो दूसरे रास्ते से परेशान हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार मैं फिर बता देता हूं, कुछ नहीं करा सर a + b बराबर आर,
ये तो हमने पुराने हिसाब से लिख लिया डायग्राम बना के। अब हमने सोचा यार क्यों ना यहां से ए को उधर ले जाए, तो बी बराबर क्या आ गया, आर माइनस ए। तो अगर मुझे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, उन दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो उन दोनों का सबसेक्शन ऑफ वेक्टर तो हमने सीखा है ना, वेक्टर का सबसेक्शन का मैग्नीट्यूड हम निकालते थे, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो मुझे क्या पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड मतलब बी का मैग्नीट्यूड पता चल गया, और वही उसने पूछा था सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, car is moving with a speed of 10 meter per second if the each direction taken as x axis and no direction taken as y axis. Write the velocity vector of car unit vector notation if it is moving in the direction north east. अब ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, कार भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट दिशा में, ठीक है भाई साहब, एक्स एक्सिस, ठीक है। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन इफ इट इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओहो हो, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझ, सवाल में कहना चाह रहा है सर इधर है ईस्ट, इधर है नॉर्थ। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया एग्जैक्ट बीच में, या तो एंगल दो, और अगर एंगल नहीं देते हैं ये तो हम बिल्कुल बीचों बीच में मानते हैं। मतलब आप ये समझो कि ये गाड़ी है इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल है भाई साहब 45 डिग्री। तो कह रहा भैया हमको इसकी वेलोसिटी बता दो, तो कोई बात नहीं, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। हम क्या लिखेंगे सर, वेलोसिटी बराबर आ जाएगा, हमें कंपोनेंट करना आता है। अगर इधर वेलोसिटी 10 है तो इधर कितनी होगी 10 cos 45, इधर कितनी होगी 10 sin 45, तो आगे की तरफ कितनी हो जाएगी 10 cos 45, आगे की मतलब ई, इस तरफ मान के चल एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आई कैप, और इस तरफ कितनी हो जाएगी मेरे भाई 10 sin 45 जे कैप। दैट मींस V बराबर 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। आंसर लिखा नहीं है, बस ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से चलो अगला करते हैं, बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट में उसने बोला नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भाग रही है गाड़ी, तो चलो नॉर्थ किधर है सर, नॉर्थ तो है इधर, वेस्ट किधर है, बोले वेस्ट है इधर। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया बिल्कुल 45 डिग्री पर यहां पर कार है, और भैया इस तरफ भाग रही है 10 से, और ये एंगल कितना है, बोले सर ये एग्जैक्ट एंगल है 45। तो इसका रिजल्टेंट आप क्या लिख सकते हो इस केस में, वेलोसिटी, सॉरी यहां पर वेलोसिटी क्या लिख सकते हो सर, इधर है 10, मैंने कहा हाँ, तो 10 का एक कंपोनेंट जाएगा पीछे की तरफ 10 cos 45, एक जाएगा ऊपर की तरफ 10 sin 45। क्लियर है, पीछे की तरफ मतलब माइनस आई कैप, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देख 10 cos 45 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, आई होप आप समझ गए होंगे, पीछे की तरफ माइनस आई कैप, आगे की तरफ प्लस आई कैप, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और ऊपर की तरफ sin 45 प्लस 10/√2 जे कैप, ऐसे होता है। उसी प्रकार से आप बाकी कर सकते हो सेम ऐसे ही तरीके से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये सवाल यही वाला क्वेश्चन हो गया कि सपोज मैं बोलूं इधर फोर्स लगा दिया है 10 न्यूटन का, और ये एंगल दे दिया 45 डिग्री। सपोज मैंने इधर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का 45 डिग्री, उस हिसाब के सवाल हो गए जो हम लोग कंपोनेंट वाले सवाल किया करते थे। नेक्स्ट, इसने बोला अगले पार्ट में कि फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू वेक्टर दिस एंड दिस सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब इसमें और इसमें कौन सा वेक्टर जोड़ूं कि हमें यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस मिले। आप समझो, इसने बोला फाइंड द वेक्टर मस्ट बी एडेड, पता नहीं कौन सा वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, उसको ऐड करना है, किसमें करना है सर, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके, एंड अभी और जोड़ो, इसमें कौन जोड़ो सर, अब जोड़ो 3 आई कैप माइनस 6 जे, सॉरी 3 आई कैप सर प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप, ठीक है, जोड़ दिया, तो क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप आ गया, ठीक, बस खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, सुकून से कर देगा, आराम से देख कैसे लिखेगा, ए वेक्टर देख आई कैप 3 आई कैप 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 जे कैप 2 के कैप प्लस 2 के कैप 7 के कैप माइनस 5 के कैप बराबर 6 कैप, ठीक है, सबको उधर ले जाओ, तो वेक्टर ए बराबर माइनस 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है, प्लस 5 के कैप, ये हमारा आंसर जा रहा है, यही है क्या भैया, चेक कर लेता है आंसर, हाँ, -4 -2 प्लस 5, -4 -2 प्लस 5, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। बहुत आसान सवाल है, दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी कितना होगा 3, ओ आराम से, ओए देख ये है 3,4,0, मैं तो ऐसे करता हूं देख, और ये है 0,3,4, गलती हो जाती है कभी कभी, यह आई कैप मिसिंग है, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 3 आई कैप
प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, अब निकाल देना 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। शायद ये आंसर रूट 74 आता है, इतना ही आएगा ना, 25 49 सही है 74। नेक्स्ट, गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये एंड ये। अब उसने दो सवाल, इसने सवाल दे दिया, बेसिक सिंपल फंडामेंटल सवाल दे दिया। इसने ऐसा पूछा कि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, अब फाइंड द यूनिट वेक्टर ए प्लस बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर बता दो। तो पहले तुम ए प्लस बी निकाल लो ना, पहले ए प्लस बी क्या होगा सर, ए प्लस बी होगा 2i कैप प्लस 3i कैप बराबर 5i कैप। ठीक है सर, माइनस 2j कैप माइनस j कैप 3j कैप। ठीक है, 3k कैप माइनस 2k कैप प्लस k कैप। अब सर ये a प्लस बी आ गया, इसके लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, बोले इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आंसर विल बी 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 25 26 26 नो 34, 26 नो 34 नहीं 35। अभी आपका आंसर मैच कर गया। उसी प्रकार से आप इसको घटा दीजिएगा, जैसे आप घटाओगे तो a माइनस बी आ जाएगा। a माइनस बी क्या आएगा, इसमें से घटाओ, 2 में से 3 गया -1, माइनस में से माइनस गया प्लस j कैप, 3 में से 2 गया प्लस 5k कैप, खत्म। उसी प्रकार से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर लिखा हुआ है, मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दी गिव्स अ यूनिट वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस। सेम सवाल रिपीट हुआ है, ये आप खुद से कीजिए, है ना। इन दोनों को जोड़ो और उसमें एक वेक्टर कोई भी जोड़ दो, x बराबर j कैप, सॉल्व कर लो। जैसे थोड़ी देर पहले सवाल किया वैसे ये क्वेश्चन है। अगला, टू वेक्टर a and b added to give the resultant of c in which of these cases angle between a and b is maximum। अच्छा ठीक है भाई साहब, किस केस में a और b के बीच का एंगल मैक्सिमम होता है भैया, जब एंगल मैक्सिमम जो है, एक मिनट, उसने एंगल मैक्सिमम पूछा है या रिजल्टेंट मैक्सिमम पूछा है, पहले ये चीज देखो। इसने पूछा है इन विच ऑफ द दीज केसेस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज मैक्सिमम। ठीक है सर, एंगल जब 0 होता है तो रिजल्टेंट a प्लस बी होता है, एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, एंगल जब 180 डिग्री होता है तो भैया a माइनस बी होता है। रिजल्टेंट याद करो, इसका मतलब c बराबर a माइनस बी वाले केस में आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम, आपका एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। 180 के बाद वापस हम उधर से काउंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है हम 0 और 180 के बीच वाला मानते हैं। 0 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, आओ जरा इसको तोड़ लेते हैं एक बार। ये इक्विलेटर, ये उसका है, ट्रायंगल का है। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैच कराना है, तो चलो मैं पहले मैच कराता हूं ए वाला स्टेटमेंट। ठीक है, यहीं पर ही मैच करा देता हूं, इसी जगह पर ही। चलो ए वाले को सॉल्व करते हैं। सर जी देखो, यहां से पता चल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहां से पता चल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर, यहां से पता चल रहा है सर a प्लस बी बराबर सी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, a प्लस बी बराबर सी। यहां से पता चल रहा है सर c में ये जोड़ूंगा तो ये मिलेगा। सब साथ सब प्रैक्टिस करा रखिए। c प्लस बी बराबर a। सर यहां से c प्लस a बराबर b, c प्लस ए बराबर बी, ट्रायंगल लॉ से मैंने बता दिया। अब आपको यह सेट करना पड़ेगा, इस तरफ की मैचिंग करानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इसका बढ़िया तरीका यह है कि भैया सबको सेट कर लो। ठीक है, अब तुमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है, मुझे ये लगता है कि एक काम करो, सबको एक साइड ले आओ, कुछ इधर रहेंगे ना तो मैच करने में बड़ी दिक्कत होगी। सबको एक तरफ ले आओ ताकि कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। जैसे पहले वाले पार्ट में हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बी वाले पार्ट में क्या है सर, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। सर सी वाले पार्ट में क्या है, सी वाले पार्ट में है माइनस a उधर था, इधर लेके माइनस से लेके आ गया, प्लस बी प्लस सी बराबर 0। चौथे डी वाले पार्ट में क्या है सर, डी वाले पार्ट में है, इसके इधर लेके आ जाओ, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इनको सेट करके लिख दो, इनको भी ऐसे लिख दो। ठीक, ये क्या है, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। इसको इधर लेके आओ, ये क्या है, a प्लस बी माइनस सी, सॉरी, ठीक है, आराम से करेंगे। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो a माइनस बी प्लस सी
बराबर 0, इसको इधर लेके आ जाओ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसको भी इधर लेके आ जाओ a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। ये मैं बहुत तरीका बता रहा हूं जिससे आप सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्टली देख लिए हो, तो भैया बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चों को दिख गया हो। अब तुम इसके बाद चेक कर सकते हो कि भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 किस में था, आर में था, तो a का तो चला गया आर। a प्लस बी माइनस सी किस में है, a प्लस बी माइनस सी, b का आ गया s। ठीक, माइनस a प्लस बी प्लस सी किस में है, माइनस ए, भाई यहां आ जाएगा। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 0 को कुछ से किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका p आ गया। उसके बाद अगला आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अगला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिजल्ट कैन नॉट ऐड, ठीक है ठीक है, टू गिव द रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। तो भाई सीधी सी बात है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, मैक्सिमम कितना होगा, दोनों का सम, मिनिमम कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, खत्म। तो अगर मैं ए के बारे में बात करूं, पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करूं, इनका मैक्सिमम कितना होगा 8 और 10, 8 और 2 10, मिनिमम कितना होगा 8 में से 2 गया 6 बचा। इनका रिजल्टेंट 6 और 10 के बीच में लाई करेगा। क्या 4 इनके बीच में आता है, 4 इनके बीच में नहीं आता है, तो गलत हो गया। दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। सर ये 2 है, 2 है, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, मिनिमम कितना होगा, 2 में से 2 घटा 0। क्या 4 इसमें लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये क्लोज इंटरवल होता है, मतलब ये वैल्यू ना लाई करती है। जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ना, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, 2 + 2 4 बन जाएगा। ये आंसर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलते हैं तीसरा पर। सर 6 और 2 जब एक तरफ लगेंगे तो 8 न्यूटन बन जाएंगे, और 6 में से 2 अपोजिट रखेंगे तो 4 न्यूटन बन जाएंगे। ये भी आंसर पॉसिबल है, हाँ भैया ये भी पॉसिबल है। चौथा वाला पार्ट, सर 4 और 2 6 बन जाएगा, डिफरेंस 2 है, 4 इनके बीच में आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये भी यार। आप सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कौन सा ऐसा आंसर है जो नहीं दे सकता, पहला नहीं दे पा रहा है, बाकी सब दे दे रहे हैं। कंसेप्ट ये है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है उनका सम, और मिनिमम होता है उनका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 10। सेम पैटर्न पे सवाल है बेटा, खुद से करो अभी आप। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। मैंने कहा ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर आर मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई ये तो हमें वैसे क्लियर है कि दो वेक्टर हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट बीचों बीच में से निकलता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो ये एक वेक्टर है ए, ठीक है सर जी, ये वेक्टर है बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है सर जी, तो जो रिजल्टेंट होगा ना बिल्कुल बीचों बीच में से निकलेगा, मतलब इसके आधे से निकलता है, θ/2 से निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको आप याद करो, ए और बी क्या हो जाएंगे तुम्हारे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको अपन ऐसे भी समझते हैं कि सर ये वेक्टर ए था, मैंने कहा हाँ, ऐसे नहीं, अच्छे से समझते हैं, रुक जाए एक मिनट। सर देखो आप ऐसे समझो इस चीज को, ये वेक्टर ए था, मैंने कहा हाँ ठीक है भैया ए था, ये वेक्टर बी था, मैंने कहा हाँ, इनका रिजल्टेंट है सर ये, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर इनके बीच का एंगल थीटा था, वेक्टर के बीच का एंगल क्या था मेरे भाई, थीटा था, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है सर जी, तो ये और ये अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो रिजल्टेंट बीच में से निकलता है। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था तो ये θ/2 हो जाएगा, बीच में से निकलता है। जैसे हम लोगों ने देखा ए और ए का रिजल्टेंट 60 डिग्री वाले केस में बीच में से निकलता था, 30 डिग्री पे निकलता था, और ए √3 टाइम उसका मैग्नीट्यूड होता था, उस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ सी, अब ध्यान से, रिजल्टेंट सी ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ऑल्सो ए बराबर सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। वैसे तो हम मैथ से भी कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा हम इसको ट्रायंगल लॉ से करें। कैसे? उन्होंने बोला ए और सी सेम है, और सी जो है, देख रिजल्टेंट तो ए एंड बी, ठीक है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए है, मतलब अगर मैं कहूं ये वेक्टर ए है तो सी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, सी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये आपका वेक्टर कौन सा हो जाएगा सर, ये वेक्टर हो गया बी। आप लिख सकते हो ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी बराबर सी। ठीक है सर, ये प्लस बी बराबर क्या हो गया सी। अब ध्यान से देखो, इसने बोला ए का और सी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसकी लेंथ अगर मैं x कहूं तो इसकी लेंथ भी x है, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी लेंथ x√2 हो जाएगी। सीधा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहां पर। अब उसे क्या पूछ रही है, मुझे एंगल बिटवीन ए एंड बी, भाई ये x है ये x है, तो इनके सामने वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा।
एक एंगल 90 हो गया, वो खुद कह रहा है ये दोनों साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, एक 90 हो गया तो 45 होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, उसने पूछा एंगल बिटवीन ए एंड बी। सर ए तो है इस तरफ, मैंने कहा ठीक है, बी है इस तरफ, मैंने कहा ठीक है, ये एंगल है 45 डिग्री, मैंने कहा ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? बोले सर जब आप इसको आगे शिफ्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा ए और बी के बीच का एंगल क्या है। आप इसको आगे शिफ्ट करो, कोई बात नहीं, ये ले आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया? 135 हो गया। तो आंसर इज 135 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टू वेक्टर ए एंड बी आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर, देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद ए। इफ बी बराबर 2 यूनिट देन ए बराबर। अब ये सवाल जो है आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, चाहो तो मैथ से कर सकते हो, चाहे तो ट्रायंगल लॉ बनाने की कोशिश से भी कर सकते हो। अब चलो ट्रायंगल लॉ से करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ से मेरे को लग रहा है परपेंडिकुलर अगर कोई रिजल्ट, अगर सपोज कोई वेक्टर मतलब रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर होता है किसी वेक्टर के, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से फायदा होता है, वरना फिर मेरे हिसाब से यहीं से अपना जो सिंपल फॉर्मूला वही से कर लेते हैं कि 2 और बी है। ध्यान से देखो, टू वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर एट एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है भैया, विद ईच अदर। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? सर रिजल्टेंट हो जाएगा, सपोज आर सी लिख लेता हूं मैं, सी बराबर सी स्क्वायर बराबर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60। कॉस 60 मतलब, कॉस 60 का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब यहां से हमें पता चला सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a। ये हमको पता चल गया। अरे और एक बात तो पता चल गई। बोले क्या भाई? ये तो मुझे सी स्क्वायर बराबर a प्लस 2 का स्क्वायर चमक रहा है। हाँ सर ये भी बढ़िया बात पता चल गई। बोले ठीक है सर, इसका इस्तेमाल करेंगे। देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा बन गया। मैंने कहा ठीक है, जरूरत नहीं ये नहीं बना, सॉरी नहीं बना। क्यों नहीं बना? बोले यार ये 4 होता ना तो बन जाता, नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, बच गए भाई। अब उसने बोला कि रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद ए, तो इसका मतलब मैं सीधा लिखूंगा tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। यही होता है फॉर्मूला, मैंने बोला भी था यार, इसको तो याद कर ही लेना। अब tan अल्फा की वैल्यू 45 दे दी, तो tan 45 कितना होता है? 1 बराबर बी की वैल्यू कितनी है? 2 साइन थीटा बटे ए प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर है? ए हमको पता नहीं है, ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया है एक दूसरे वेक्टर का, वो आ गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई थिंक सवाल सोल्व हो चुका है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। मैं थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री पुट करूंगा तो 2 साइन 60 कितना होगा? √3/2, और कॉस 60 कितना होगा? हाफ। 2 से मल्टीप्लाई करो, ए आ गया आपका √3 - 1। ठीक है सर, ए आ गया। उसने क्या पूछा है? अब ए तो पूछा है यार √3 - अरे यार वहीं से आ गया, वहां इसकी जरूरत नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ी, नो नीड, कोई जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से आंसर आ गया। ठीक है, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। बहुत सारे सवाल है बेटा, तुम्हें तो करने में बहुत कम समय लगा होगा, मुझे एक एक चीज पढ़ने में, समझाने में, लिखने में बहुत टाइम जा रहा भाई। कोई बात नहीं, आई होप आप इन सब चीजों से सीख रहे होंगे। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज आर। मैंने कहा ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज डबल एंड न्यू रिजल्टेंट बिकम पी परपेंडिकुलर टू पी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू। उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखो। उसने बोला पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, तो इसका मतलब आर का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है सर, अगर क्यू को डबल किया तो क्यू को डबल कर दिया भैया, मतलब आप ऐसा समझो ये पी था, क्यू को डबल कर दिया, तो क्या हुआ? जो नया रिजल्टेंट है वो बिकम परपेंडिकुलर टू पी हो गया, क्यू को दुगना कर दिया। मतलब मान ले पी इधर है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा 2q हो गया। तो जो रिजल्टेंट आया है, अब इनका जो रिजल्टेंट आया है वो पी के परपेंडिकुलर आ गया है, नया रिजल्टेंट आर नया 90 डिग्री पर आ गया है। ठीक है सर जी, ओके। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू, मैं आर कौन सा वाला पूछा है? ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है उसने। अब ये कैसे निकाले? मैंने कहा सुन, यहीं से तोड़ सवाल। वो 90 डिग्री कह रहा ना, यहां हीरो बनना है ना, यहीं से निपटा इसको। ये एंगल अल्फा है, इन नए रिजल्टेंट ने पी के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90। हाँ सर, तो लिख tan अल्फा बराबर क्या होता था सर? बी को, सर इसको दुगना ही तो करा है,
अगर पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा था तो पी और 2q के बीच का एंगल भी तो थीटा ही होगा, एंगल तो अभी भी थीटा ही होगा, एक वेक्टर को हमने डबल ही तो करा है। तो आप क्या बोलोगे सर, टेन अल्फा बराबर एंगल सेम रहेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा फॉर्मूला हुआ करता था। अब अल्फा कितना हो गया है, बोला अल्फा हो गया है 90, तो टेन 90। टेन 90 क्या होता है, इंफिनिटी, बहुत बड़ा। वो कब पॉसिबल होगा इस केस में, बोले जब a प्लस बी कॉस थीटा आपका जीरो हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी तो। ठीक, मुझे लगता है सवाल हमारा यहीं से टूट गया भैया। ठीक है, हाँ सर टूट तो गया लग रहा है। ठीक है, ओके ठीक है सर जी। यहां कॉस थीटा परेशान करते, आंसर में कहीं भी कॉस थीटा नहीं है, ये कॉस थीटा परेशान कर रहा है, निपटा यहां से। कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाई पी, ए उधर चला गया, बी से डिवाइड मार दिया। इसकी वैल्यू अब यहां पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाई बी। अरे 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 ओके 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 मैंने ए और बी लिख दिया, पी और क्यू से लिखना था है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो जिसके साथ एंगल वो नीचे, पी के साथ एंगल है वो नीचे आएगा, ये आ जाएगा है ना, क्यू साइन थीटा। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कर देंगे जीरो, पी प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा जीरो। क्लियर है। अब एक चीज और, यहां मैग्नीट्यूड तो 2q है, डबल कर दिया, तो इसका मतलब मुझे q नहीं लिखना पड़ेगा, यहां पे 2q लिखना पड़ेगा। 2q अरे 2q को कर दिया, अरे भाई ये तो बात का डायग्राम बनाया ना मैंने, पहले वाला डायग्राम थोड़ी ना है। पहले वाला तो p और q का रिजल्टेंट r था, उसने बोला q को दुगना कर दिया तो r p के परपेंडिकुलर हो गया। मतलब नए केस में r p के परपेंडिकुलर है। कब परपेंडिकुलर है, जब q को हमने डबल कर दिया। तो q को मैंने यहां पे डबल कर दिया है, तो जहां पे ये q था वहां 2q लिखना पड़ेगा। ठीक, ठीक है सर। तो यहां से आई थिंक अब सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, कॉस थीटा बराबर तुम्हारा आ जाएगा माइनस पी बाई 2q। ठीक है, माइनस पी बाई 2q। तो मैं यहां कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस पी बाई 2q। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, 2 से 2 मार दिया, q से q मार दिया, और ये आ गया पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर निकल के आ गया क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू। आंसर दिया है, शायद नहीं दिया है तो भैया नोट कर लेना, नहीं दे रखा है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से क्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में इसने बोला सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन, रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, एंड हैज मैग्नीट्यूड इतना स्मॉलर। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ट्रायंगल लॉ से तुरंत बता देता हूं। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। रिजल्टेंट जो है छोटे फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो मान लो कि भाई ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा तो हमको यहां से रिजल्टेंट मिल गया ये, और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ए में बी जोड़ा तो सी मिला, और ये 90 डिग्री है। इसने क्या बोला, ए और बी का दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम 16 है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का 8 है। देख यहां से सवाल पर, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। मतलब एक अगर x न्यूटन का है तो दूसरा 16 माइनस एक्स न्यूटन का है। ए में बी जोड़ा है तो हरा वाला वेक्टर रिजल्टेंट मिला है। रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस मतलब हरा वाला वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है भाई साहब, एंड हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। हो गया सवाल। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, आप सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओपन करने से अच्छा है उधर लेके चले जाओ, 64 बराबर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो तो 64 बराबर आप लिख सकते हो सर, ए प्लस बी करेंगे तो 16 बन जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 16 माइनस 2x बन जाएगा। 16 चौका 64, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। एक का 6 आ जाएगा और दूसरे का भैया देख लेना जो भी आ रहा है। ठीक है, एक का 6 आ जाएगा तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक का 6 आ गया, ये 6 हो गया तो ये 10 हो जाएगा। तो स्मॉलर फोर्स 6, बड़ा फोर्स आपका 10 हो गया। क्लियर है। चलो, आई होप क्वेश्चन को में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, अगर सीरियसली आपको इस चीज का फायदा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें बेटा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाते हो तब तक थोड़ा सा दिमाग पॉलिश नहीं हो पाता है।
ठीक है, क्वेश्चन लगाओ। मैंने एक एक सवाल को देख बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मेरे लिए बहुत आसान काम नहीं है क्लास के लोड के अलावा ये डिस्कशंस वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तेरी तरफ से कि आपको बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई करनी है और सारे क्वेश्चन में जो जो डाउट आ रहे हैं वो अपने डाउट क्लियर करने हैं। क्लियर है? तो कैसा रहा ये लेक्चर, कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं ताकि मैं निश्चिंत रहूं बिल्कुल। और फिर मिलते हैं अगले जल्दी से। टेक केयर।